हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को मुझे काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। अभी हमारा सेकंड डीबी के बाद अटेस्टेशन फॉर्म, करेक्टर सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो हमको मिलेगा वो हमने कैसे सारा फिलअप करना है, और हमने कैसे वो किससे मतलब गेस्टेड ऑफिसर से कैसे अटेस्ट करवाना है। तो उसके ऊपर फ्रेंड्स मैं आज ही सेपरेट वीडियो लेके आ चुका हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको आज मेरी थोड़ी आवाज़ कम आ रही हो, वॉइस वॉल्यूम कम आ रही हो, तो आज थोड़ा ना मैनेज कर लेना, क्योंकि आप देख सकते हो मैं रात को ये 12 बजे अभी वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मैंने शेड्यूल कर दी थी सुबह के लिए, बट रिकॉर्ड अभी रात को कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि फिर कल संडे है तो कल मतलब आप फिर आपको पता ही है, फिर और दिन तो मैं जाता हूँ बीओ में। एंड कल संडे है तो कल मतलब थोड़ा आराम से उठूंगा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए रात को ये रिकॉर्ड करके अभी शेड्यूल कर दूंगा, और आप शायद सुबह अभी देख रहे होगे इस वीडियो को। तो आज फ्रेंड्स, हम आज की इस पूरी वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपने अपना जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो कैसे फिलअप करना है, किस कॉलम में आपने क्या कुछ फिलअप करना है। मैं आपको आज अपना ये पूरा लाइव फीलिंग अपने इस वीडियो के जरिए, वीडियो के थ्रू आपको पूरी लाइव फीलिंग दिखाऊंगा कि अटेस्टेशन फॉर्म आपने कैसे लाइव फिल करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि अभी जैसे कि अटेस्टेशन फॉर्म है उसके बाद में आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, एंड जब आप ये सब कुछ सबमिट करवा दोगे आपका मेडिकल प्रोसेस होगा, तो उसके ऊपर भी काफ़ी सारी ऐसे न्यू वीडियोस आने वाली है आपके, मेरे लाइव एक्सपीरियंस वाली, और साथ के साथ में जो भी आपका आगे प्रोसीजर होगा, क्योंकि अभी देखो मेरी तो ज्वाइनिंग हो गई है, तो मुझे सारा प्रोसेस पता है कि किस सर्कल में क्या प्रोसेस होता है, उसको कितने दिन लगते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए ये सारी अपनी एक्सपीरियंस, लाइव एक्सपीरियंस वाली वीडियो इसलिए लेकर आता हूँ ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। आपको मतलब कोई भी यहाँ पे वो कोई मतलब हम कहते हैं कि आपको पुरानी न्यूज़ नहीं मिलेगी, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है ना, जो अभी फ्रेश जो न्यू कैंडिडेट्स के साथ हो रहा है, जो न्यू कैंडिडेट्स को एक्सपीरियंस हो रहा है भी किस प्रोसीजर में क्या काम करना है, तो वो मैं आपको सब अपने वीडियो के थ्रू बताता रहता हूँ टाइम टू टाइम मेरे इस चैनल के माध्यम से। तो अगर फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके डाउट्स क्लियर हो सकें। और फ्रेंड्स, अगर आपको वॉल्यूम की थोड़ी दिक्कत है तो वैसे तो हमने ये फिलअप ही करना है, क्या क्या फिलअप करना है वो आप ऐसे वीडियो में देख के समझ ही जाओगे, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये मेरा अटेस्टेशन फॉर्म है, जो कि मैंने फिलअप करके और अथॉरिटी में दिया था। मैं आपको उसी के अभी इसके अकॉर्डिंग आपको समझाने वाला हूँ कि आपने क्या कुछ कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो आपका यहाँ पे आएगा आपका सरनेम, एंड उसके बाद में आएगा आपका नेम। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से विजिबल हो। तो यहाँ पे जैसे कि इन्होंने सरनेम लिख रखा है, तो आपने ना यहाँ पे सबसे पहले लिखना है अपना सरनेम। अभी जैसे कि अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी डिटेल्स हैं मैं वो यहाँ पे मतलब फिलअप ऐसे कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा समझ में आ जाए। तो जैसे कि मेरा नाम ऐसे हर्ष अग्रवाल है, तो यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा अग्रवाल, एंड उसके बाद में जहाँ पे ये नेम लिख रखा है, तो अभी आप नेम देखो पहले। तो यहाँ पे सरनेम के नीचे आ गया अग्रवाल, एंड नेम के नीचे भी यहाँ पे आप देखो, मैं नेम के बिल्कुल नीचे जो है उसका अपना जो नेम है वो फिलअप करने वाला हूँ। भी आप यहाँ पे देखो, सरनेम के नीचे आ गया अग्रवाल एंड नेम के नीचे आ गया हर्ष। तो यहाँ पे ये मतलब थोड़ा कंप्यूटर के कारण थोड़ा एडिटिंग में ऐसे हो गया। आपने बिल्कुल नेम के नीचे ही जो अपना नेम है वो मेंशन करना है, और सरनेम के नीचे ही अपना सरनेम मेंशन करना है। एंड उसके बाद में फ्रेंड्स, आपकी जो सेकंड नंबर पे डिटेल है वो यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाती है प्रेजेंट एड्रेस इन फुल। और फ्रेंड्स, ये ना प्रेजेंट मतलब एड्रेस भरने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे जो अपना इमोजी लगा रखा है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपकी लगेगी फोटो, जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपने यहाँ पे अपनी पेस्ट करनी है। और ये जो फोटो है ना, ये आपको गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट करवानी होती है। अभी जैसे कि इसका जो लास्ट पेज है ना इस पीडीएफ का, वो मैं आपको दिखाऊंगा एक तो वहाँ पे, और एक आपकी इस फोटो के ऊपर आपका जो गेस्टेड ऑफिसर है वो चाहे फिर आपके गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल हो, चाहे फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज का प्रोफेसर हो, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल हो, मतलब कोई भी गेस्टेड ऑफिसर है आप उनसे अटेस्ट करवा सकते हैं। गेस्टेड ऑफिसर के ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, जिसका कि आपको लिंक यहाँ पे आई बटन पे और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि आप किस किस गेस्टेड ऑफिसर के इसमें साइन करवा सकते हैं, आप किस किस गेस्टेड ऑफिसर से अपना ये अटेस्टेशन फॉर्म अटेस्ट करवा सकते हैं। एक तो उनकी स्टैम्प विद साइन यहाँ पे लगेंगे आपकी फ़ोटो के ऊपर, एंड एक उनके लगेंगे लास्ट पेज पे, जो कि अभी मैं आपको शो करूँगा जब आगे हम जाएंगे वीडियो में। एंड यहाँ पे इन्होंने वार्निंग लिख रखी है, तो वार्निंग को ध्यान से आप पढ़ लेना, सुन लेना कि यहाँ पे आप मतलब जो भी कोई, जैसे कि मैंने तो पढ़ रखी है कि अगर आप कोई भी यहाँ पे मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए। कोई भी आप यहाँ पे फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। अगर आपके द्वारा यहाँ पे दी गई कोई भी इन्फॉर्मेशन फेक पाई जाती है, अगर आपकी ज्वाइनिंग के बाद में पाई जाती है,
तो फिर आपके ऊपर एक लीगल कार्रवाई होगी, लीगल एक्शन लिया जाएगा और आपको जॉब में से मतलब निकाला भी जा सकता है, आपको या तो रिमूव भी किया जा सकता है या डिसमिस भी किया जा सकता है। तो आपके द्वारा हर एक जो यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो बिल्कुल ट्रू एंड मतलब सच होनी चाहिए, इसमें कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं चलेगी, क्योंकि सरकारी काम है, गवर्नमेंट काम है। अगर आप बिल्कुल भी फेक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाओगे तो फिर आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। एंड अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपने भरना है अपना प्रेजेंट एड्रेस फुल। तो प्रेजेंट एड्रेस क्या होता है, अभी आप इस टाइम जहाँ पे रह रहे हो आपने वो एड्रेस अपना यहाँ पे फिलअप करना है। और वो किस आपने फॉर्मेट में करना है, आप सबसे पहले अपना लिख देना हाउस नंबर। हाउस नंबर जैसे कि आपका जो भी है हैशटैग, मैं भी यहाँ पे हैशटैग जैसे कि आपका जो भी है ना, हाउस नंबर आपने पहले वो कर देना है। उसके बाद में जो भी आपका एरिया या फिर लोकेलिटी पड़ती है आप वो यहाँ पे मेंशन कर देना। और उसके बाद में आप सिंपली कर देना आपका जो तहसील पड़ती है। जैसे कि काफ़ी सारे मतलब सर्कल्स में ऐसे तहसील पड़ती है, काफ़ी सारे में अपना जो विलेज है वो पड़ता है। तो आपका मतलब जो भी ऐसे पड़ता है ना विलेज या तहसील, आप वो यहाँ पे मेंशन कर देना। और उसके बाद में आप अपना लिख देना जो आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसका नेम। ठीक है। एंड उसके बाद में यहाँ पे देखो जैसे कि इन्होंने कह रखा है कि आपने अपना यहाँ पे क्या क्या मेंशन करना है, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर एंड टाउन। तो यहाँ पे हम मतलब इन्होंने जो जो भी इंफॉर्मेशन कही थी हमने यहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन मेंशन कर दी है। एंड अभी उसके बाद में हम चलते हैं थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे फ्रेंड्स इन्होंने पूछा हुआ है होम एड्रेस इन फुल। तो यहाँ पे होम एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस में क्या फर्क है। प्रेजेंट एड्रेस वो होता है अभी आप जहाँ पे रह रहे हो, मतलब अभी आपका रेजिडेंस जहाँ का है वो हो गया आपका प्रेजेंट एड्रेस। एंड होम एड्रेस वो होता है मतलब जो आपका पक्का एड्रेस है जो कभी ना चेंज, मतलब एक किस्म का ऐसे है भी वहाँ पे आप वो तो आपका परमानेंट एड्रेस है, वो कभी चेंज होगा ही नहीं। अभी मान लो अगर आप ना स्टडी के लिए कहीं बाहर पढ़ रहे हो तो आप अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे अपना वहाँ का लिखोगे, अभी जहाँ पे मतलब आप स्टडी कर रहे हो या कोई भी अगर काम कर रहे हो किसी और जगह रह रहे हो तो प्रेजेंट एड्रेस में आप वो लिखोगे। एंड होम एड्रेस जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपका घर वालों का, मतलब आपकी जहाँ पे फैमिली रहती है, जहाँ पे आपके पेरेंट्स रहते हैं, वो आपका हो गया होम एड्रेस, या फिर हम कह सकते हैं परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस भी आपने सेम एज दैट, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस की तरह ही फॉर्मेट में फिलअप करना है। सबसे पहले आ जाएगा आपका हाउस नंबर। हाउस नंबर, तो यहाँ पे आप मतलब अच्छे तरीके जो भी आपका हाउस नंबर है वो आप यहाँ पे फिलअप कर देना। उसके बाद में जो भी आपका एरिया, टाउन, लोकेलिटी, विलेज मतलब जो भी पड़ता है वो। एंड उसके बाद में सिंपली आपका जैसे कि यहाँ पे आ गया विलेज एंड उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। और ये आप का मतलब ऐसे फिर डाउट आएगा कि हमने किस पेन से फिलअप करना है, तो आप ना सिंपली जो ब्लू पेन होता है उससे फिलअप करना। और सारे जो हम यहाँ पे मतलब लेटर्स कैरेक्टर्स यूज कर रहे हैं वो सारे आप कैपिटल रखना। कैपिटल में ऐसे है देखने में भी फार्म अच्छा लगेगा और ऐसे मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं होती कैपिटल अक्षर्स की। बाकी अगर आप मतलब स्मॉल लेटर्स भर दोगे वैसे कहेगा तो आपको फिर भी कोई कुछ नहीं, बट फिर भी ऐसे स्मॉल जो लेटर्स है ना वो काफ़ी जगह पे प्रोहिबिटेड होते हैं। और जो कैपिटल्स लेटर हैं वो प्रोहिबिशन मतलब नहीं होते हैं, और आपका जो मतलब हर एक जगह ना ये लेटर्स चल जाते हैं और देखने में भी हमारा जो फॉर्म है वो अच्छा लगता है। तो आप सारे मतलब कैपिटल लेटर्स में ही इस फॉर्म को भरना। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने ना होम एड्रेस में भी जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसमें भी सेम एज दैट विलेज, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर, रोड, टाउन एंड नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, मतलब यही सब कुछ पूछ रखा है जो कि आपके प्रेजेंट एड्रेस के लिए पूछा था। तो हमारा जो फॉर्मेट है प्रेजेंट एड्रेस का एंड होम एड्रेस का वो सेम रहेगा। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट लिख दिया, अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो। वैसे यहाँ पे मैंने फॉर्मेट लिख दी है और आपने इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो अपना यहाँ पे फुल एड्रेस है वो मेंशन करना है। उसके बाद में अभी हम चलते हैं फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर पे आपने सिंपली अपना आधार कार्ड फिलअप कर देना है। आधार कार्ड नंबर जो भी है आपका, आधार कार्ड नंबर आपने ऐसे नहीं है कि आपका जो 12 अक्षर का होता है, 12 डिजिट्स का होता है, आपने सीधा ही एक लाइन में मतलब कर दिया, नहीं। आप ना थोड़ा मतलब ऐसे थोड़ा जचा के, जैसे कि वो 4 अक्षरों में जैसे आधार कार्ड पे लिखा होता है आप वैसे ही यहाँ पे लिखना। अभी जैसे कि हमारा इस फॉर्मेट में होता है ना आधार कार्ड में, तो आप इसी फॉर्मेट यहाँ पे लिखना, थोड़ी थोड़ी स्पेस देके 4 डिजिट्स के बाद, ताकि देखने में भी, देखने वाले को भी अच्छा लगे और हमारा जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो भी अच्छा लगे। एंड उसके बाद में अभी हम चलते हैं फिफ्थ नंबर पे। यहाँ पे आ जाएगा आपका पैन कार्ड नंबर। तो पैन कार्ड नंबर मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, मैंने आज तक जितनी भी वीडियो बनाई है लगभग मैंने हर एक वीडियो में कहा है कि पैन कार्ड इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन दिस जॉब, क्योंकि अगर आपकी बाद में सैलरी आएगी तो वो भी पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आएगी। अभी आपने यहाँ पे फिलअप करना है तो आपका पैन कार्ड नंबर फिलअप करना है। तो पैन कार्ड इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर अभी तक आपने अपना पैन कार्ड अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दो, मैंने वीडियो बना रखी है कैसे अप्लाई करना है, और उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड पैन कार्ड इज मस्ट आपके सेकेंड डीवी के लिए भी, अटेस्टेशन फॉर्म के लिए भी एंड आपकी सैलरी के लिए भी। तो पैन कार्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी। जल्दी जल्दी आप वहाँ पे
अप्लाई कर दो अपना पैन कार्ड, या फिर अगर आपने मतलब फिजिकली अप्लाई करना है तो आप फिजिकली भी अपने किसी भी डिस्ट्रिक्ट या फिर एरिया से कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने सिंपली अपना जो पैन कार्ड नंबर है वो फिलअप कर देना है। पैन कार्ड नंबर थोड़ा मतलब इस फॉर्मेट में होता है 0123, वो थोड़ा मतलब ऐसे होता है इस फॉर्मेट में। तो आप इस फॉर्मेट में इसको ऐसे ही लिख देना एज इट इज़, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड उसके बाद में 6 नंबर पे हमारी आ गई नेशनैलिटी। तो आपकी नेशनैलिटी क्या है? इंडियन। तो आपने सिंपली यहाँ पे इंडियन लिख देना है। वैसे मतलब अगर और कोई नेशनैलिटी है तो वो लिख सकते हो, वैसे इंडियन ही हो आप तो इसलिए इंडियन ही यहाँ पे मेंशन कर देना। एंड उसके बाद में फ्रेंड्स आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे फिलअप करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने कैसे फिलअप करनी है? सेम एज दैट, मतलब डेट एंड मंथ एंड ईयर। ठीक है। तो यहाँ पे ना मतलब थोड़ा आप ऐसे कर देना, जैसे कि हम बीच में माइनस पाते हैं, तो सबसे पहले डी डी हो गया, उसके बाद में एम एम, एंड उसके बाद में वाई 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 वाई। तो इस फॉर्मेट में आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एंड उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है प्रेजेंट एज। तो अभी आपकी प्रेजेंट एज कितनी है वो आपने यहाँ पे फिलअप करनी है। आपकी अब जब मतलब आप ये अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो इस दिन आपकी जो प्रेजेंट एज कितनी है वो आपने यहाँ पे फिलअप करनी है। अगर आप 18 के हो तो आपने 18 ईयर फिल कर देनी है, 19 के हो तो 19 ईयर फिल कर देनी है, मतलब आप जितने भी साल के हो ना आपने वो यहाँ पे फिलअप कर देनी है। उसके बाद में आगे लिख देना ईयर्स। ठीक है। एंड उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे एज एट मैट्रिकुलेशन। तो यहाँ पे एज एट मैट्रिकुलेशन आपने फिलअप करनी है, मतलब जब आपने 10th पास आउट की थी उस टाइम आपकी एज कितनी थी। 10th पास आउट जब आपने की, अगर आप उस टाइम 16 के थे तो आप 16 भर देना, 17 तो 17, मतलब जो भी आपकी एज थी 10th पास आउट करने के टाइम आपने वो वाली एज अपनी यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज यहीं पे खत्म होता है। फर्स्ट पेज में हमसे इतनी इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी। अब हम चलते हैं सेकंड पेज पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम सेकंड पेज पे अभी यहाँ पे आपने क्या क्या फिलअप करनी होती है वो हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने 8 नंबर पे एंड ए पार्ट मांगा हुआ है, प्लेस ऑफ बर्थ विद डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड। तो प्लेस ऑफ बर्थ आपका क्या है तो वो आपने यहाँ पे सिंपली मेंशन कर देना है। प्लेस ऑफ बर्थ में आप ऐसे नहीं भी पूरा ऐसे होम एड्रेस लिखने लग गए, अपना एरिया लोकेलिटी लिखने लग गए, ऐसी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए हो आपका प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। एंड उसके बाद में कोमा डाल के आपने अपना जो मतलब वो स्टेट पड़ता है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। अभी जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं जैसे कि लुधियाना पंजाब में हूँ तो मैंने मतलब ऐसे प्रॉपर कोई एड्रेस नहीं लिखा, मैंने सिर्फ और सिर्फ लिखा लुधियाना एंड फिर कोमा पाके लिख दिया पंजाब। तो आप भी मतलब वैसे ही अपना डिस्ट्रिक्ट एंड फिर उसके बाद में स्टेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग। तो आप किस डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट से बिलोंग करते हो। तो सिंपल सी बात है, आप जहाँ पे अभी रह रहे हो या तो आप उससे ही बिलोंग करोगे या फिर आप करोगे जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है उससे बिलोंग। तो मतलब आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो वो आपने यहाँ पे सिंपली लिख देना है। अभी जैसे कि भी मेरे केस में मैंने लुधियाना पंजाबी लिख दिया था क्योंकि मतलब मैं रहता भी अभी इधर ही हूँ और हमारा जो मतलब मैं बिलोंग भी इधर से ही करता हूँ, तो मैंने सिंपली वो यहाँ पे ऐसे फिलअप कर दिया था। और सेम एज अपर, मतलब जैसे कि मैंने ऊपर वाला यहाँ पे फिलअप किया मैंने सेम फॉर्मेट में ही यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर बिलोंग वाले में भी फिलअप कर दिया था। एंड उसके बाद में हमारा यहाँ पे आ जाता है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग। तो यहाँ पे ये आपने थोड़ा कॉलम है ये थोड़ा देख के फिलअप करना है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको ऐसे नहीं है अभी आपने अपनी मर्जी से डाल दिया कुछ भी नहीं। आप अपने फादर से पूछो कि वो मतलब रियलिटी में कहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर वो किसी और स्टेट से किसी और डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उनका मतलब जो बर्थ है वो अगर उनका वहाँ से किसी और डिस्ट्रिक्ट या फिर किसी और स्टेट से हुआ है, या फिर वो काफ़ी साल मतलब उधर रह के आए हैं और आप जस्ट अभी अभी अपने न्यू एड्रेस पे शिफ्ट हुए हो, तो आपके जो फादर का डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट मतलब जो बिलोंगनेस है जो आपके फादर की वो पुरानी वाली मानी जाएगी। मतलब जहाँ पे उनका बर्थ हुआ है या फिर जहाँ पे वो पहले काफ़ी साल से रह रहे थे उनकी बिलोंगनेस वहाँ से मानी जाएगी, ना कि यहाँ से जहाँ आप अभी नवे नवे शिफ्ट हुए हो। तो ये मतलब आप कॉलम भरने से पहले अपने फादर से बात कर लेना, उनसे मतलब पूछना कि वो ओरिजिनल मतलब रियली मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद में आप ये जो कॉलम है ये फिलअप करना। और इसमें भी सेम एज अपर फॉर्मेट हम सिंपली डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे एंड उसके बाद में हम लिखेंगे स्टेट। एंड अब हम फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 9th नंबर, हम इस पे चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछ रखा है योर रिलीजन। तो आपका जो भी रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या फिर जो मतलब बुद्धिज्म होता है, जैन हो, मतलब आप जो भी और रिलीजन जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो वो यहाँ पे आपने अपना सिंपली मेंशन कर देना है। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ भी फिलअप नहीं कर रहा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप कर लेना। एंड उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने पूछ रखा है आर यू अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, आंसर यस और नो।
तो अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आप यस लिखोगे, और अगर आप यहाँ पे यस लिख रहे हो तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए SC या ST का, मतलब आप जो भी हो SC हो तो आपके पास SC का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आप ST हो तो आपके पास ST का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आप नहीं हो SC या फिर ST से तो आप यहाँ पे सिंपली नो कर दो एंड दैट्स इट, और कुछ भी मतलब यहाँ पे फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद में फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं टेबल। यहाँ पे आपने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से, अच्छी अच्छी मतलब सुंदर राइटिंग में और पूरी मतलब ट्रू इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने प्रोवाइड करवानी है, क्योंकि यही जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, यही जब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपका ये जो फॉर्म है जाएगा तो सारी आपकी इन्फॉर्मेशन यही मतलब यहाँ वहाँ पे वेरीफाई होगी पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा। आपकी अभी आप जो डिटेल्स भरने वाले हो यही सारी जो वेरीफाई होती है। तो अभी हम देख लेते हैं कि आपने कौन कौन सी डिटेल कहाँ कहाँ पे फिलअप करनी है। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो कि पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस वे यू हैव रिजाइड्स फॉर मोर देन 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। तो आप पिछले 5 सालों में कहाँ कहाँ पे मतलब रह के आए हो या फिर आप एक ही जगह पे हो, तो मतलब आपने वो सारी अभी यहाँ पे फिलअप करनी है। अगर आप पिछले 5 सालों में कहीं और थे, आप अभी अभी अपने नए एड्रेस पे शिफ्ट हुए हो, तो वहाँ मतलब आपने ना यहाँ पे फिर जो वो मतलब डिटेल्स है वो फिलअप करनी है कि आप अपने पिछले एड्रेस में कब से रह रहे थे और कब तक आप वहाँ पे रहे हो, तो आपने वो पूरी डिटेल फिलअप करनी है। बट अगर आप अभी जिस एड्रेस पे रह रहे हो, अगर आप शुरू से अपने बर्थ से ही इसी एड्रेस पे रह रहे हो, तो फिर आपको कुछ भी यहाँ पे मतलब और कोई डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे इन्होंने पूछ रखा है ना फ्रॉम, तो फ्रॉम आप लिख देना फ्रॉम बर्थ, क्योंकि आपका जन्म ही वहाँ पे हुआ है। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख दोगे फ्रॉम बर्थ, एंड जो टू है तो आप टू में लिख दोगे टिल नाउ। टिल नाउ कि मैं अपने बर्थ से लेकर और आज तक मतलब हम एक ही एड्रेस पे रह रहे हैं। बट अगर आप अलग अलग एड्रेस पे रहे हो तो फिर आप उसकी मतलब डेट, आप जब से वहाँ पे रह रहे हो और जब तक रहे हो उसका पूरा परफॉर्मा यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद में रेजिडेंशियल एड्रेस इन फुल। तो रेजिडेंशियल एड्रेस जैसे कि हमने फर्स्ट पेज पे हमारा जो भरा था उसी फॉर्मेट में हम यहाँ पे भरेंगे। अपना सबसे पहले आ जाएगा हाउस नंबर, जो भी आपका हाउस नंबर पड़ता है वो, उसके बाद में आपका जो एरिया है वो, एंड उसके बाद में जो आपका विलेज पड़ता है वो, एंड उसके बाद में आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जरूर मेंशन करना है, डिस्ट्रिक्ट इज मैंडेटरी। तो आप यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन करो। एंड उसके बाद में बस इन्होंने यही पूछ रखा है विलेज, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर, एंड जो आपका टाउन पड़ता है वो, तो हमने इसी फॉर्मेट में यहाँ पे हमने फिलअप कर देना। उसके बाद में आपका नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और द प्लेस मेंशन इन द प्रीसीडिंग कॉलम। तो आपका ना डिस्ट्रिक्ट का जो भी हेडक्वार्टर पड़ता है पोस्ट ऑफिस का वो आपने यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो डिस्ट्रिक्ट का ना पोस्ट ऑफिस मतलब ऐसे कोई अलग नहीं पड़ता कि आप रहते हो इस डिस्ट्रिक्ट में और उसका हेडक्वार्टर कोई और पड़ेगा। आपका जो डिस्ट्रिक्ट का नेम है ना, आप सिंपली अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम ही यहाँ पे फिलअप कर देना, और किसी मतलब ऐसे कोई और बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे अपना, जैसे कि उन्होंने पूछ रखा है ना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो आप यहाँ पे सिंपली अपना डिस्ट्रिक्ट ही मेंशन कर देना, क्योंकि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी वही पड़ता है। और जैसे कि यहाँ पे है ना फ्रेंड्स, जैसे कि ये कॉलम तो इन्होंने चलो बड़ा दे रखा है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी जैसे कि यहाँ पे ये नीचे हम इन कॉलम्स में जैसे कि अभी फिलअप करेंगे जो आपके डिटेल्स, आपके फादर की डिटेल, आपकी मदर की डिटेल, तो यहाँ पे इन्होंने देखो बिल्कुल मतलब छोटे छोटे से यहाँ पे कॉलम दे रखे हैं। तो अगर आप नेम भरोगे ना इसमें पूरा मतलब कॉलम में आएगा नहीं, आपके फादर का फुल नेम भरोगे तो आप ना ऐसे ही लिख सकते हो, जैसे कि ना डायगनली यहाँ से लेकर आप जैसे कि यहाँ से शुरू करके और यहाँ तक डायगनली ऐसे फिलअप कर सकते हो। हम जैसे कि मैं अगर आपको शो करूँ कैसे आप फिलअप कर सकते हो, तो ना आप ऐसे करके और ऐसे फिलअप कर सकते हो। ऐसे तो ना आपके मतलब फिर फादर का मदर का आप मतलब जिनका भी नेम भरोगे तो वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, और देखने में भी अच्छा लगता है कि हम मतलब ऐसे करते हैं। एंड अगर मतलब आप ऐसे बिल्कुल सीधा ही करोगे तो सीधा आएगा नहीं, आपके फादर का फुल नेम नहीं आएगा, तो फिर ऐसे मतलब थोड़ा ना प्रॉब्लम हो जाती है। आप ऐसे डायगनली करोगे तो अच्छा देखने में भी सुंदर लगेगा, एंड फुल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। उसके बाद में नेशनैलिटी भी आप ऐसे ही फिलअप करो, जैसे कि प्लेस ऑफ बर्थ है वो तो आएगा नहीं, क्योंकि उसमें तो आपको डिस्ट्रिक्ट भी लिखना होता है, उसमें आपको स्टेट भी लिखना होता है, तो वो भी आप ऐसे डायगनली करोगे तो पूरा आ जाएगा। ऐसे मतलब अगर सीधा करोगे ना ऐसे ऐसे तो आएगा नहीं। एंड ये भी ऑक्यूपेशन में भी ऐसे ही कर सकते हो, मतलब ये जो छोटे छोटे सारे कॉलम्स दे रखे हैं ना आप इनमें सब में ऐसे फिलअप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हमारा जो ये अपर वाला जो ये टेबल था ये तो हमने फिलअप कर लिया है। एंड उसके बाद में भी आपका जो ये नेक्स्ट टेबल है ना ये आपने फिलअप करना है। तो इस टेबल में देखो जैसे जैसे इन्होंने इन्फॉर्मेशन मांग रखी है हम वैसे वैसे फिलअप करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा आपका फादर का नेम, आपके फादर का जो भी नेम है आपने कैपिटल अक्षर में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया डायगनली आप ऐसे लिख सकते हैं।
उसके बाद में आपके फादर की नेशनैलिटी इंडियन है, तो मतलब इंडियन, मतलब अगर और कोई नेशनैलिटी है तो वो आप यहाँ पे ऐसे फिलअप कर सकते हो। उसके बाद में उनका प्लेस ऑफ बर्थ, उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, तो वो ये जैसे कि सिंपली मैंने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट। एंड उसके बाद में जो भी उनका स्टेट पड़ता है वो अभी यहाँ पे ना थोड़ी स्पेस कम है तो इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा, बट मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आपने वैसे वैसे ही फिलअप करना है। एंड उसके बाद में आपके फादर का ऑक्यूपेशन, अगर वो मतलब जॉब है तो आप ऐसे जॉब लिख सकते हो, प्राइवेट जॉब या पब्लिक सेक्टर जॉब जो भी है। और अगर आपके फादर बिजनेसमैन है तो मतलब उनका जो भी ऑक्यूपेशन है ना वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका फादर का आ गया ऑक्यूपेशन। एंड उसके बाद में आ जाता है आपका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस। तो आपके फादर का जो भी प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस है ना वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। तो आपके मतलब जैसे कि हम ना यहाँ पे फॉर्मेट सेम ही रहेगा, एड्रेस भरोगे आप फर्स्ट पेज पे भी जो हमने यहाँ पे अभी टेबल भरा उसमें भी, और जब भी आप इसमें भी एड्रेस भरोगे तो सबका ना फॉर्मेट सेम ही रहेगा। तो आप इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपने फादर का जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद में परमानेंट होम एड्रेस, जो आपके फादर का परमानेंट होम एड्रेस है वो आप यहाँ पे फिलअप करो। अगर दोनों सेम है तो दोनों को मतलब सेम ही ऐसे फिलअप कर दो, यहाँ पे फिलअप कर दो एंड यहाँ पे भी फिलअप कर दो। ठीक है, तो आपका ये टेबल भी हो गया कंप्लीट। उसके बाद में अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आ जाता है आपकी मदर की डिटेल्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपने ना मतलब जैसे कि इन्होंने अभी यहाँ पे कोई हमको ऐसे ऊपर कॉलम नहीं दे रखे, तो आपने जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि नेम, नेशनैलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, जो जो भी मतलब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है आपने सेम एज दैट ही यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो यहाँ पे आ गया सबसे पहले नेम, उसके बाद में नेशनैलिटी जो भी है वो आपने यहाँ पे फिलअप कर दोगे। उसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ, आपकी मदर का जो भी प्लेस ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे फिलअप कर दोगे डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट के साथ। ठीक है, एंड उसके बाद में आपकी मदर का जो भी ऑक्यूपेशन है होम मेकर है तो आप होम मेकर कर दो। अगर उनका कोई बिजनेस है या फिर अगर कोई वो काम करते हैं तो आप वो यहाँ पे फिलअप कर दोगे, ठीक है, ऑक्यूपेशन। एंड उसके बाद में आपके मदर का जो प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस है वो आप इस कॉलम में फिलअप करोगे। एंड जो आपके मदर का परमानेंट होम एड्रेस है वो आप यहाँ पे फिलअप करोगे। एंड उसके बाद में आ जाता है अगर मतलब आपकी ऐसे मतलब मैरिज हो रखी है और अगर आपकी कोई वाइफ है या फिर हस्बैंड है तो आप उनका ना पूरा यहाँ पे जो जो भी इन्होंने यहाँ पे पूछ रखा है, यहाँ पे नेम, यहाँ पे नेशनैलिटी, यहाँ पे उनका प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे ऑक्यूपेशन, यहाँ पे एड्रेस एंड यहाँ पे उनका परमानेंट होम एड्रेस, वो जो जो भी मतलब इन्होंने पूछ रखा है वो सेम एज फादर या फिर सेम एज मदर आप ऐसे यहाँ पे फिलअप कर सकते हो फॉर योर रेफरेंस। चलो मैं फिलअप कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम ना हो। और आप अगर मतलब आप ये मेरी वीडियो को देख के साथ साथ भी अपना अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आप साथ साथ भी कर सकते हो, ऐसी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बिल्कुल मतलब आराम आराम से आपको समझा रहा हूँ और कोई ताकि आपसे गलती ना हो। और जब भी फ्रेंड्स मतलब आप यहाँ पे कोई भी डिटेल फिलअप कर रहे हो तो बिल्कुल देख के करना, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए और कोई कटिंग वगैरह भी जिस हद तक हो सके आप मत ही करना तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर मतलब आप अभी हम देखते हैं अगर अगर आप अनमेरिड हो तो फिर आप जैसे कि अभी आप मैंने यहाँ पे ऐसे कट्स लगा रखे हैं तो आप सिंपली ऐसे कट्स लगा सकते हो। और अगर आप मैरिड हो तो फिर आप मतलब उनकी जो भी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे उनकी पर्सनल डिटेल्स फिलअप कर सकते हो। बट अगर अनमैरिड हो आप तो सिंपली ऐसे कट्स लगा के और अपना अटेस्टेशन फॉर्म सबमिट करवा देना। उसके बाद में इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन, हाँ, और अगर आपकी मतलब ऐसे मैरिज हो रखी है और आपके अगर मतलब कोई मतलब बच्चे हैं, सन है, अगर आपकी डॉटर है और अगर वो मतलब कहीं आपसे किसी और दूसरे देश में पढ़ते हैं या फिर कहीं बाहर पढ़ते हैं तो फिर आपको उनकी डिटेल यहाँ पे देनी होती है, उनका नेम लिख देना होता है, उनकी नेशनैलिटी क्या है वो आप यहाँ पे लिखोगे, उनका प्लेस ऑफ बर्थ, उनका कहाँ पे बर्थ हुआ था वो आप यहाँ पे लिखोगे। एंड उसके बाद में लिखो कंट्री की, वो किस कंट्री में स्टडी कर रहे हैं, अगर वो मतलब फॉरेन में स्टडी कर रहे हैं, आपने फॉरेन भेज रखे हैं तो फिर आप यहाँ पे उनकी डिटेल्स फिलअप करोगे कि वो किस कंट्री में स्टडी कर रहे हैं। एंड उसके बाद में आप यहाँ पे लिखोगे कि डेट फ्रॉम विच स्टडिंग, तो भी वो आपने ना मतलब किस सन में किस तारीख को फॉरेन भेजे थे अपने बच्चे वो आप यहाँ पे फिलअप करोगे। एंड जो अभी हमारा ये पेज है ये भी हो गया है पूरा। एंड उसके बाद में अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 30th नंबर पे educational qualification showing place of education with years in school and college since 15 years of age। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपने ना इस टेबल में अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो डिटेल्स है वो आपने यहाँ पे फिलअप करनी है। तो मतलब अगर हम लीगली ऐसे देखें कि आपने ना अपनी पूरी एजुकेशनल की क्वालिफिकेशन की डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है। बट जैसे कि मैंने अथॉरिटी वालों से पूछा था उन्होंने कहा था कि आप ना सिर्फ और सिर्फ अपने 10th की, क्योंकि आप देखो 10th के बेसिस पे सिलेक्ट हुए हो तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपने 10th की जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पे फिलअप करो और कुछ फिलअप करने की जरूरत नहीं है।
तो मतलब आपको भी फिर किसी और झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने 10th की यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करो और कुछ फिलअप करने को रहने देना, क्योंकि सभी देखो अथॉरिटी का जो प्रोसीजर है वो रहना तो सबका सेम ही है। ऐसे नहीं है कि मेरी अथॉरिटी वाले ने बोल दिया आपके अथॉरिटी वाले कुछ और बोलेंगे, नहीं, प्रोसीजर सबका सेम ही होता है। तो इसलिए जैसे कि यहाँ पे इन्होंने पूछ रखा है अभी नेम ऑफ स्कूल कॉलेज, तो आपके ना स्कूल का नेम जो भी है यहाँ पे आप अपने स्कूल का या फिर मतलब आपने जहाँ से भी 10th पास आउट किया ना, यहाँ पे आप अपने स्कूल का यहाँ पे नेम फिलअप कर दोगे। उसके बाद में आप उस स्कूल में कब एंटर हुए थे, आपने उस स्कूल में कब एडमिशन लिया था, वो आप यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दोगे। यहाँ पे ऐसे नहीं है आपको भी डेट भी मंथ भी एंड ईयर भी मतलब सब कुछ ही मेंशन करना है। आप सिंपली मंथ एंड ईयर ये एंटर करो। अभी जैसे कि अगर हम अपने इंडियन सिस्टम स्कूल के हिसाब से देखें तो अप्रैल में यहाँ पे मतलब हमारे एडमिशन होते हैं, और आप जिस भी ईयर में उस स्कूल में आपने एडमिशन लिया था तो आप अप्रैल एंड दैट ईयर यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद में डेट ऑफ लिविंग, तो यहाँ पे ना डेट ऑफ लिविंग अगर आप 10th करके ही हट गए उस स्कूल से तो आप सिंपली मतलब ऐसे देखो मार्च में तो हम निकलते ही हैं अपने मतलब स्कूल से, जब भी हमारे एग्जामिनेशन होते हैं चाहे फिर वो 10th के हो चाहे 12th के हो तो मार्च के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो मार्च तो आपका आएगा ही। एंड उसके बाद में आपने ईयर यहाँ पे मतलब देख के करना है। अगर आपने उसी स्कूल से 10th पास आउट करके और आपने मतलब वहाँ से आपने स्कूल वो छोड़ दिया है तो आप अपने 10th वाला ईयर यहाँ पे फिलअप कर दोगे। बट अगर आपने वहाँ पे 12th भी की है और 12th करने के बाद में अगर आपने वो स्कूल छोड़ा तो फिर आप अपने 12th वाला यहाँ पे ईयर लिख सकते हो। उसके बाद में एग्जामिनेशन पास, तो एग्जामिनेशन पास ओनली 10th लिख देना, क्योंकि हमने जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि 10th के बेसिस पे आप सिलेक्ट हुए और सिर्फ आपने यहाँ पे अपने 10th की ही क्वालिफिकेशन की डिटेल्स फिलअप करनी है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है इफ़ यू हैव एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड गिव डिटेल्स, तो अगर आपने मतलब पहले कहीं पर काम किया हुआ है किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी पब्लिक सेक्टर में या फिर किसी भी सेक्टर में तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स जो है देनी पड़ेगी। अगर मतलब आप पहले किस डेजिग्नेशन पे थे वो आप यहाँ पे फिलअप करोगे। आपने वो जो कंपनी है वो कब ज्वाइन की आप यहाँ पे फिलअप करोगे फ्रॉम। एंड आपने वो कंपनी कब छोड़ी वो आप यहाँ पे फिलअप करोगे टू में। उसके बाद में फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस, आपने जहाँ पर भी काम किया जिस भी इंस्टीट्यूट में काम किया है जिस भी फर्म में काम किया है वो आप यहाँ पे उसका नेम एंड फुल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद में आप लिखोगे यहाँ पे पूरा रीज़न दोगे उनको कि आपने वो अपनी जॉब पहले वाली क्यों छोड़ दी। अगर आपने पहले काम कर रखा है तो फिर आपको ये टेबल भरना कंपलसरी है। बट अगर आपने पहले काम नहीं कर रखा है तो फिर जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे मतलब कट्स लगा रखे हैं, आप सिंपली ऐसे कट्स लगा के और उनको दे सकते हो अथॉरिटी वालों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में इफ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एन अंडरटेकिंग आउंड बाय कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट एंड बॉडी। तो हाँ यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि अगर आप मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई भी पब्लिक सेक्टर में अगर आपने पहले जॉब की है तो फिर आपके पास एनओसी होती है या भी अंडरटेकिंग होती है कि आपने वो ऐसे मतलब छोड़ी है कैसे क्यों छोड़ी है पूरा रीज़न होता है, तो मतलब भी फिर आपको ना वो भी अपनी शो करनी पड़ती है। एंड उसके बाद में अभी हम देखें 15th नंबर पे तो यहाँ पे इनका जो ए पार्ट है वो ये कह रहा है हैव यू एवर बीन अरेस्टेड प्रोसिक्यूटेड। तो अगर आप कभी भी अरेस्ट हुए हो पुलिस के द्वारा, kept under detention or bound down, fined, convicted by a court law for any offense, or debarred, disqualified for any public service commission for appearing at its examination, selection, or debarred from any examination, restricted by any university or any authority institution। तो यहाँ पे इन्होंने पूछ रखा है कि क्या आप कभी अरेस्ट हुए हो या फिर मतलब क्या आपने मतलब कभी अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे थे तो वहां से आपको एग्जामिनेशन से डिस्क्वालीफाई किया गया है, डिस्क्वालिफिकेशन से आपको डीबेयर किया गया है। तो अगर आपके साथ मतलब ये चीज़ें हुई हैं, अगर आप कभी अरेस्ट हुए हो या फिर अगर आपको किसी एग्जामिनेशन से डिस्क्वालीफाई किया गया है, अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा डीबेयर किया गया है, बाहर निकाला गया है, तो फिर आप यहाँ पे यस टाइप करोगे। एंड अगर नहीं हुआ है आपका करेक्टर बिल्कुल ठीक है अच्छा है तो आप यहाँ पे नो टाइप करोगे। उसके बाद में बी पार्ट यहाँ पे ये कह रहा है इफ एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ एनी अदर एजुकेशनल अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ फिलिंग दिस अटेस्टेशन फॉर्म। तो यहाँ पे इन्होंने पूछ रखा है भी अगर अभी आप जैसे कि अटेस्टेशन फॉर्म आज की डेट में फिलअप कर रहे हो तो अगर आज की डेट में आपके ऊपर कोई भी केस कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ा है या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपके लिए कोई भी अगर आपके ऊपर कोई भी केस पेंडिंग पड़ा है तो आप यहाँ पे यस टाइप करोगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो टाइप करोगे। उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है इफ द आंसर टू ए और बी इज यस फुल कन्विक्शन सेंटेंस एटसेट्रा एंड द नेचर ऑफ द केस पेंडिंग इन कोर्ट यूनिवर्सिटी एजुकेशनल अथॉरिटी। तो अगर आपने इन दोनों में से किसी में भी यस टाइप किया तो आपको फिर उसकी ना पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि आप कभी क्यों अरेस्ट हुए, आपको क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया,
या फिर आपके ऊपर जो मतलब केस अभी पेंडिंग पड़ा है वो किस चीज़ का केस है, क्यों है, कैसे है, मतलब फिर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देनी होती है। बट अगर आपके साथ ऐसी मतलब कोई भी ये मतलब जो भी हम कहते हैं इसको, लीगली आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है किसी के द्वारा, या फिर आपका करेक्टर बिल्कुल मॉरल करेक्टर बिल्कुल ठीक है, आप इस तरीके से कभी भी मतलब नहीं हुए हो आपके साथ, तो फिर ऐसे मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे नो टाइप करो एंड ये जो फॉर्म है ये सबमिट करवा दो। बट अगर आप यहाँ पे यस टाइप करते हो अगर आपके साथ हुआ है, क्योंकि देखो आप दोगे तो रियल इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, आप फेक इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं सकते। अगर आपके ऊपर मतलब कोई केस पेंडिंग है और आपने यहाँ पे नो टाइप कर दिया, तो आपका ये अटेस्टेशन फॉर्म पुलिस स्टेशन में जाते ही सारी फाइल्स ओपन हो जाएगी कि हाँ इनके नाम से केस ओपन है, और वहां पे फिर आपके डिस्क्वालिफिकेशन के चांसेस हो जाएंगे। तो आप जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दो, रियल एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन दो, कोई भी अपनी तरफ से फेक इन्फॉर्मेशन मत दो। अगर यस भी है तो यस टाइप करो। फिर आपके पास अगर आप यस टाइप करते हो तो मतलब उसका फुल आपके पास ऐसे तो होगा, एक्सप्लेनेशन तो है भी हाँ क्यों आपके ऊपर केस चल रहा है, या फिर कोई भी अगर बात है तो क्यों है उसका आपके पास एक्सप्लेनेशन होता है। और अगर आपके ऊपर मतलब कोई भी ऐसे केस वगैरह कुछ नहीं है तो नो टाइप करो एंड सबमिट करवा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे लिख रखा है प्लीज ऑल्सो सी द वार्निंग एट द टॉप ऑफ दिस अटेंशन फॉर्म। हाँ तो यहाँ पे इन्होंने जैसे कि लिखी, जैसे कि मैं अभी आपको बता ही रहा था कि यहाँ पे इन्होंने नोट भी कर दिया कि वार्निंग आप देखो अटेंशन फॉर्म पे भी, आप जो भी इन्फॉर्मेशन दोगे वो यहाँ पे रियल होनी चाहिए, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन मत देना वरना आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। उसके बाद में 16 नंबर पे हमारे पास आ जाता है नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंसेस टू हुम यू आर नोन। तो यहाँ पे ये मेन जो मतलब हमारा प्रोसीजर होता है, ये है हमारा मेन काम, मतलब अटेस्टेशन फॉर्म का जो मतलब मेन मकसद होता है वो यहाँ पे आके रुकता है। क्योंकि जब हमारी पुलिस वेरिफिकेशन होती है तो वहाँ पे और कुछ नहीं मांगते, आपके जो दो पड़ोसी होते हैं, जो आपके दो नेबरर्स होते हैं, उनके अटेस्टेड आधार कार्ड की फोटोकॉपी एंड एक एक उनकी पासपोर्ट साइज की फोटोकॉपी एंड उनके साइन मांगते हैं। मतलब जब पुलिस पुलिस वाले आपके घर पे आते हैं फॉर योर पुलिस वेरिफिकेशन, तो फिर आपके जो आप यहाँ पे दो नेबरर्स का जो भी नाम दोगे उनको बुलाया जाता है, उनके अटेस्टेड आधार कार्ड की फोटोकॉपी ली जाती है, उनकी वन वन पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी ली जाती है एंड उनके साइन लिए जाते हैं अंडरटेकिंग पे। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल सोच समझ के बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने नेबरर्स के नेम फिलअप करने हैं। एंड पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होती है उसका पूरा लाइव एक्सपीरियंस जो मैंने अभी फेस किया है, अभी मेरी ज्वाइनिंग के बाद हुई है पुलिस वेरिफिकेशन, उसके ऊपर मैंने एक पूरी सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका कि आपको लिंक यहाँ पे आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यही अटेस्टेशन फॉर्म है जो कि पुलिस स्टेशन जाता है पुलिस ऑफिसर्स के पास फॉर योर पुलिस वेरिफिकेशन। एंड पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होती है उसकी आप पूरी डिटेल्ड वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपने अपने टू रिस्पॉन्सिबल नेबरर्स का नेम लिखना है जिसके साथ आपकी अच्छी खासी बनती हो, मतलब आप जब बोल लो उनको वो आ जाएं आपके घर में फॉर योर पुलिस वेरिफिकेशन एंड अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी दे दें। तो मतलब आपके जो लोकेलिटी के लॉयल्टी के जो टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन है आपने यहाँ पे उनके नेम प्रोवाइड करवाने हैं। कैसे प्रोवाइड करवाने हैं, सबसे पहले आप दोगे उनका नेम, उसके बाद में आप उनका दोगे मोबाइल नंबर एंड उसके बाद में आ जाता है उनका एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस जो कि उनके आधार कार्ड पे मेंशन होता है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। सबसे पहले उनका नेम, उसके बाद में उनका मोबाइल नंबर एंड उसके बाद में उनका एड्रेस यहाँ पे हो गया। सेकंड के लिए भी सेम एज दैट, सबसे पहले उनका नेम एंड उसके बाद में उनका मोबाइल नंबर एंड उसके बाद में उनका जो कंप्लीट एड्रेस होता है उनके आधार कार्ड पे मेंशन वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद में जाता है इट इज सर्टिफाइड दैट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज करेक्ट एंड कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। तो यहाँ पे आप एक अंडरटेकिंग दे रहे हो कि यहाँ पे मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल ट्रू है, वो बिल्कुल करेक्ट है इन द बिलीफ ऑफ योर नॉलेज एंड बिलीफ। आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस विच माइट इम्पेयर माई फिटनेस फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने एक अंडरटेकिंग आपसे और ले ली कि आप यहाँ पे जो भी डिटेल्स दे रहे हो वो आपके द्वारा करेक्ट एंड मतलब रियल इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके सिग्नेचर, जैसे कि यहाँ पे मैंने अपने सिग्नेचर कर रखे हैं, आप अपने यहाँ पे सिग्नेचर कर देना। उसके बाद में प्लेस आप का जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जैसे कि अभी मेरा लुधियाना पड़ता है, तो आप यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पे मेंशन कर दोगे एंड डेट, जो भी मतलब आप जिस भी डेट को ये फॉर्म सबमिट करवाओगे, या फिर डेट ना आप रहने देना, जब भी सबमिट करवाओगे उस दिन की पानी है, या फिर जिस दिन आप ये बना रहे हो उस दिन की पानी है, वो ऐसे मतलब ज़्यादा पंगे मत करना। तो ये डेट जैसे कि छोड़ देना, जैसे कि मैंने छोड़ रखी है वैसे ही छोड़ देना। अगर आपको अथॉरिटी वाले कुछ बोल रहे हैं कि डेट फिलअप नहीं की तो उनके सामने वहाँ पे कर देना, ऐसे डेट का कोई इशू नहीं होता है। एंड अब आगे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी आपने यहाँ पे अटेस्टेड किससे करवाना है। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो फर्स्ट है गेस्टेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया, आप किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से अपना जो ये फॉर्म है अटेस्टेशन फॉर्म अटेस्ट करवा सकते हो। गेस्टेड ऑफिसर कौन से होते हैं उसका मैंने लिंक दे दिया, आप जाके देख सकते हो।
एंड अगर आपको मतलब गेस्टेड ऑफिसर से यहाँ पे अटेस्ट करवाने हैं तो आप उनसे करवा सकते हो। उनसे नहीं करवाने हैं तो फिर आप जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी होते हैं उनसे करवा सकते हो, या फिर जो एमएलए होते हैं ना आप उनसे भी करवा सकते हो। उसके बाद में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एसडीएम या फिर डीएम से आप अपना जो ये अटेस्टेशन फॉर्म है अटेस्ट करवा सकते हो उनसे, या फिर आप तहसीलदार जो डिप्टी या फिर नायब होते हैं, डिप्टी तहसीलदार होते हैं, आप उनसे भी करवा सकते हो। उसके बाद में आप करवा सकते हो प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट स्टडी लास्ट। तो आप मतलब अगर कोई भी गवर्नमेंट स्कूल है, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उनके प्रिंसिपल हेडमास्टर या फिर प्रोफेसर से साइन करवा सकते हो। उनकी स्टैंप भी जरूरी है और उनके साइन भी जरूरी है, तो दोनों चीज़ जरूरी है, स्टैंप एंड साइन। तो आप उनसे भी करवा सकते हो, बट वो क्या होने चाहिए, गवर्नमेंट होने चाहिए, प्राइवेट वालों का नहीं चलेगा। एंड आप जहाँ से मतलब लास्ट पढ़े हो ना उनके होने चाहिए, ऐसे नहीं भी आपने किसी और के करवा दिया, आप वहाँ से स्टडी आपने की नहीं है, तो मतलब आपके जहाँ से आपने स्टडी की है उनके ही होने चाहिए, किसी और के आप मत करवाना। उसके बाद में आ जाते हैं आपके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, आप इनके भी साइन करवा सकते हो, बीडीओ ऑफिसर्स के। एंड उसके बाद में आ जाते हैं पोस्ट मास्टर्स। तो ये पोस्ट मास्टर्स ना वो नहीं होते भी आप कहोगे हमारे जो एसओ में बैठते हैं उनके हम करवा लें, या फिर आपके जैसे कि बीओ में अभी आप पोस्ट मास्टर बनने जा रहे हो तो नहीं, ये उनके नहीं होते। ये जो पोस्ट मास्टर होते हैं ये होते हैं गेस्टेड। ये पोस्ट मास्टर ना जो आपका मतलब डिविजनल हेड ऑफिस पड़ता है ये वहाँ पे बैठे होते हैं, ये होते हैं एसपीएम सीनियर पोस्ट मास्टर, ये गेस्टेड होते हैं, आप उनके करवा सकते हो। अगर आपके डिविजनल हेड ऑफिस में एसपीएम सीनियर पोस्ट मास्टर आपको जानते हैं तो फिर आप उनके करवा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड लास्ट में आ जाता है पंचायत इंस्पेक्टर, आपकी पंचायत इंस्पेक्टर से भी आप स्टैम्प विद साइन करवा सकते हो। उसके बाद में ये थोड़ा परफॉर्म आ जाता है, सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन श्री, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपका फादर का नेम आ जाएगा, एंड यहाँ पे वो जो जिससे मतलब आप अटेस्ट करवाओगे अपना ये अटेस्टेशन फॉर्म, वो लिखेंगे कि वो आपको कितने साल से एंड कितने मंथ से जानते हैं। तो ये जो मतलब यहाँ पे अंडरटेकिंग है ना ये आपको नहीं फिलअप करनी, आप जिससे ये अटेस्टेशन फॉर्म अपना अटेस्ट करवाओगे, ये जो आपकी मतलब जानकारी है, ये जो आपकी डिटेल्स हैं, ये वही ऑफिसर ही फिल करेंगे, तो यहाँ पे आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएंगे सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ, मतलब आप जिससे भी यहाँ पे अटेस्ट करवाओगे उनसे उनका यहाँ पे स्टैम्प विद साइन आ जाएगा। एंड जो प्लेस मतलब जैसे कि लुधियाना वो आप यहाँ पे फिलअप कर देना, डेट रहने देना फिलअप करने की, डेट बाद में फिलअप कर लेना। एंड बस आपका काम ना यहीं तक था। यहाँ पे ये जो नीचे है ये वो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो आपका डिविजनल हेड ऑफिस वाले ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे फिलअप करेंगे, जो भी उनको आगे ऑफिसर वर्क के लिए काम करना है वो यहाँ पे खुद फिलअप करेंगे, आपका काम बस इधर तक ही होता है। और फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको वीडियो को शुरू में ही बताया था कि यहाँ पे भी उनके स्टैम्प विद साइन होंगे। एंड साथ के साथ में जो आपका फर्स्ट पेज होता है ना इसका अटेस्टेशन फॉर्म का, यहाँ पे जहाँ पे मतलब आपकी फ़ोटो लगेगी और आपकी फ़ोटो के ऊपर भी स्टैम्प विद साइन लगेंगे, जो ये ऑफिसर्स होते हैं जिससे भी आप अटेस्ट करवाओगे अपना अटेस्टेशन फॉर्म, उनका एक तो आपकी फ़ोटो के ऊपर स्टैम्प विद साइन एंड एक इस अटेस्टेशन फॉर्म के लास्ट पेज पे यहाँ पे स्टैम्प विद साइन होगा। तो इन दोनों जगह पे भूलना मत, इन दोनों जगह पे आपने स्टैम्प विद साइन करवाना है। और आपको ऐसी 3 कॉपीज़ मिलेंगी, एक आपके एसओ के लिए एसओ में जाएगी, एक आपके डिविजनल हेड ऑफिस में रखेंगे और एक जाएगी पुलिस स्टेशन में। तो ये तीनों कॉपीज़ पे अलग अलग आपको मतलब सारी डिटेल्स एज इट इज़ फिलअप करके, और एज इट इज़ जो आप जिस भी ऑफिसर से अटेस्ट करवा रहे हो आपको उन सब से अलग अलग अपने फॉर्म पे अलग अलग स्टैम्प विद साइन करवाने हैं। ऐसे नहीं आपने सिर्फ एक पे करवा लिया तीनों में चल जाएंगे, नहीं, अलग अलग करवाने हैं। और मतलब आप ना एक ही ऑफिसर से तीनों अपने इसमें करवा सकते हो, एक ही ऑफिसर से तीनों फॉर्म्स में, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है, बट आपको करवाने तीनों में है, अलग अलग करवाने हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। वैसे तो ये अटेस्टेशन फॉर्म है ना, मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो पहले बना रखी थी जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट ये मैंने वीडियो सेपरेट आप लोगों के लिए तब बनाई भी, फ्रेश वीडियो हो जाएगी फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए। अभी आप लोग थर्ड लिस्ट में, सेकंड भी अभी जस्ट आपका मतलब आपको इंटीमेशन लेटर जो है रिसीव ही हुआ है, या फिर सेकंड लिस्ट से भी अगर कोई, तो उनका भी जो सेकंड डीवी है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उनके लिए मतलब मैंने ऐसी वीडियो बनाई ताकि आप लोगों को जो फ्रेश इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी जब आप ये अटेस्टेशन फॉर्म, अपना करेक्टर सर्टिफिकेट एंड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जब ये आप सब अपना वहाँ पे अथॉरिटी में फिल सबमिट करवा दोगे, उसके बाद में फिर आपका होता है मेडिकल सारे टेस्ट होते हैं, आपका मेडिकल प्रोसीजर होता है पूरा। तो मेडिकल प्रोसीजर के ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आपका पूरा मेडिकल प्रोसीजर कैसे होगा, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, जिसका कि आपको लिंक यहाँ पे आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड अगर मतलब
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने हमारे और भी व्यूअर्स के साथ, हमारे और भी कैंडिडेट्स के साथ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।